नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा देखें और दूसरों से शेयर अवश्य करें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री सुभाष बाबुलकर सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपके अर्ली करियर के विषय में, आपका जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिए। सादर नमन। मैं सुभाष बाभुलकर। मेरा जन्म महाराष्ट्र के अमरावती शहर में हुआ। मेरी प्राथमिक शिक्षा 6वीं तक अमरावती शहर में हुई। उसके बाद में करीब के एक गांव में, देहात में, मेरे जो बड़े भाई साहब थे, वो टीचर थे, तो उनके हाथ के नीचे मैं पढ़ने के लिए गया। उस वक्त वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे, उसके साथ ड्राइंग भी पढ़ाते थे। मेरे कला गुरु वो पहले कला गुरु वही थे। उन्होंने मेरा ड्राइंग देखने के बाद, स्कूल में ड्राइंग देखने के बाद लगा कि इसमें कुछ कर सकता है। उसके साथ मेरी बड़ी जो सिस्टर थी, उसकी मद्रासी रंगोली बहुत अच्छी थी, तो वो मद्रासी रंगोली की जो लाइन है, रिदम है, वो मुझे पसंद आई और मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। मैंने दिल में सोचा कि मैं ये बात कर सकता हूँ। 10th तक आते उनके ध्यान में आया कि अभी वो दोनों टीचर थे और ब्रिलियंट थे, तो वो लोग टीचर होने की वजह से उनको लगा कि आर्ट टीचर के कोर्स को इसको भेज सकते हैं और उसके कला जीवन को एक नया निखार आ सकता है। दोनों ने मुझे आर्ट टीचर डिप्लोमा कोर्स जो अमरावती में है, वहाँ मुझे भेजा। उसके बाद मैं GD आर्ट मैंने JJ स्कूल ऑफ आर्ट से किया। वहाँ से रिटर्न आने के बाद मैंने कुछ साल जॉब किया और उसके बाद में मैंने मास्टर डिग्री जो मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से ली और आचार्य डिग्री मैंने वही नागपुर यूनिवर्सिटी से पूरी की। जी सर, अब हम जानना चाहते हैं कि क्या लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया जिसको आप याद करना चाहें, और दूसरा आपके ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ के विषय में भी हम जानना चाहेंगे कि वो सीरीज़ की शुरुआत कब से हुई, कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो या बात किया हो कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, उस विषय में भी आप दर्शक को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। आर्ट टीचर डिप्लोमा करने के बाद में मैंने JJ स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया और JJ स्कूल ऑफ आर्ट में जाने के बाद में एक बहुत बड़ा कैंपस और बहुत बड़े सिटी में जाने के बाद में मुझे कला का जो पूरा माहौल था वो मुझे प्राप्त हुआ। आर्ट कॉलेज में मैंने शुरू के दिन में ड्राइंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि लाइन से मुझे बहुत लगाव था। और उसी के साथ साथ मैं बॉम्बे में गैलरीज में जाना, लोगों से डिस्कस करना और सीनियर आर्टिस्ट का और मेरे जो JJ में जो अदर जो सीनियर टीचर थे और स्टूडेंट थे, उनसे डिस्कस करना और स्टूडेंट लोगों का काम देखना, इससे मुझे एक नई ऊर्जा प्राप्त होती थी। और उस ऊर्जा को लेके मैंने 4 साल कंप्लीट किया। 4 साल कंप्लीट होने के बाद में मैंने GD आर्ट करने के बाद में मैं वो आगे के लिए जब मैं गाँव लौटा, तो गाँव लौटने के बाद में पुसद नाम का एक महाराष्ट्र में जो बंजारा लोगों की जो जिसे हम लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, उसके करीब में पुसद नाम का एक गांव है। वहाँ के एक आर्ट स्कूल में मैं प्रधान अध्यापक या प्राचार्य के रूप में ज्वाइन हुआ। और उस 10 साल के कालखंड में तनख्वाह बहुत कम थी और उसमें संसाधनों की कमी थी। और इस संसाधनों की कमी में मुझे इतना बॉम्बे से आने के बाद में नए काम करने की जो ऊर्जा थी, लेकिन माध्यमों की जो कमी थी, क्योंकि वो नॉन ग्रैंड कॉलेज था। तो वहाँ एक बार श्रीकांत यादव सर आए थे। वो एग्ज़ाम लेने के लिए आते थे हर साल नए एक्सपर्ट एनुअल एग्ज़ाम के टाइम एक्सपर्ट। मैंने सर से कहा, श्रीकांत यादव सर से, सर यहाँ मुझे यहाँ के साथ कंडीशन तो आपने देखी है, लेकिन मुझे काम करने की इच्छा होती है, तो मैं अभी ऐसे वक्त क्या करूँ, मटेरियल की तो संसाधन तो की कमी है। सर ने मुझे एक बहुत अच्छी सलाह दी कि आप एक काम करो, यहाँ पे आपको पेपर मिल जाते हैं और ब्लैक एंड वाइट आसानी से उपलब्ध होता है, तो उसको आप प्राप्त करो। और मैंने एक किट बनाई ब्लैक एंड वाइट और जो ड्राइंग के लिए लगने वाले अदर कलर्स के, और मैंने सिंसियरली ड्राइंग का काम कंटिन्यू 10 साल काम किया। उस 10 साल के काम में मुझे एक अलग सी ऊर्जा प्राप्त हुई। उस ऊर्जा को लेके
मैंने मेरे जो ड्राइंग के शो है, मेरे जो ड्राइंग का काम है, वो मैंने कंटिन्यू किया। उसमें एक रियली मैं विलेज लाइफ का होने के बाद में, और दूसरा एक कि उधर में मेरा बॉम्बे में जाना बहुत कम था, या किसी आर्टिस्ट का काम देखना। आज जैसे हम लोग नेट पर मैगजीन में देखते, वहाँ तो कुछ ही सुविधा नहीं थी। इसलिए मुझे मेरा प्योर काम मुझे करता है, जो भी है अपने अपना सोचो, किसी के काम से इंस्पायर, किसी का काम ना देखने की वजह से प्योर आर्ट फॉर्म आ गए। उसमें एक वातावरण आया और एक निरंतर चलने वाला जो ये था, एक शांतता थी, काम के लिए समय मिलता था, उससे मेरा ड्राइंग डेवलप हुआ। और इसी से मैंने मेरे पहले 2 शो है जो ड्राइंग के, वो मैंने वहाँ के प्रेरणा के बाद ही कंप्लीट किए। बिल्कुल, और ये काम बहुत ही खूबसूरत है सर। और ड्राइंग को जो आपने बेस बनाकर शुरुआती दौर में जो काम किए, बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। और मेरे ख्याल से ब्लैक एंड वाइट जो है वो आपको रंगों को और जानने के लिए प्रेरणा ज़रूर देती होंगी। और दूसरा ये एक चीज़ है कि जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उनका चुनाव आप कैसे करते हैं, रंगों का चुनाव आप कैसे करते हैं, किस तरीके से आप इसको एक कैनवास के पटल पर उसको उकेरते हैं, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। हम जो हमारे आजू बाजू में ये जो फॉर्म देखते हैं, आकार देखते हैं, उसके साथ साथ मैं ये भी सोचता हूँ कि हमारे मस्तिष्क में उससे कहीं ज़्यादा फॉर्म मुझे होते हैं। और जो मेरा शुरू का जो जीवन गया है, वो हम लोग एक आउट हाउस में रहते थे अमरावती शहर में। तो उस ज़माने में हमारे घर के सामने खेती थी। तो मैंने एक बरसात के दिनों में एक देखा हुआ दृश्य जो सभी को पता है कि बीज जब बोते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, और मिट्टी डालने के बाद में जो पौधा उगता है तो उसकी जो प्रोसेस होती थी, मैं रोज़ दिन भर में वो देखता था उसकी प्रोसेस, वहाँ से होए तक था तो उसकी पूरी फसल कंप्लीट होए तक। तो मेरे एक ध्यान में आया कि जो घटना हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग एक फिर से रिपीट होने का, उसके जो बीज होते हैं उसको ये करने के बाद में, उसको फिर से बोने के बाद में एक नया 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 पेड़, नया जीवन प्राप्त होता है। तो पॉल क्ली का जो यह है कि हम लोग निसर्ग को ऑब्जर्व करते करते एक दिन निसर्ग का पार्ट बनते हैं। तो वो सूत्र के अनुसार मैंने जो कुछ भी देखा वो मेरे चित्रों में आपको देखने को मिलता है। जो बर्ड है, एनिमल्स है, और मानवाकृति जो मेरे आजू बाजू में है, और जो एक मेरा विलेज लाइफ का एक लंबा से ये रहा है, सहवास रहा है, सानिध्य रहा है, उस सारी चीज़ों को मेरे चित्रों में आप प्राप्त हो सकते। और जो मेरे कलर में जो ब्राइटनेस को जहाँ जहाँ भी दिखता है, तो वो बंजारा जो लोग होते हैं उनकी जो कॉस्ट्यूम होता है वो ब्राइट होता है, और वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो सारा रेड, ग्रीन, येलो, ये सारे जो कलर है, नीला, डार्क कलर, ये सारे जो कलर होते हैं उनके कपड़े में होते हैं। और ये इसका एक इम्पैक्ट मेरे मस्तिष्क में कायम स्वरूप है। और मैं जब भी पेंट करने बैठता हूँ तो उसमें मेरा वो अनायास से मेरे कैनवास पर, मेरे पैलेट पर वो कलर आते हैं, और मैं उसे धीरे धीरे अपनी तरह से सजोने का, रंगीत पेंट करने की कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल सर, हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि आपका जो ये एक पिकॉक सीरीज़ है जिसमें आपके हर काम में एक मेल फीमेल व ऐसे गतिविधियां जो सामाजिक जीवन में घटती हैं, ऐसे दृश्य चित्रण जो भी हम देखने को मिलता है, उसके साथ पिकॉक का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या पिकॉक क्यों आया, किस विषय में इसको आप संबोधित करते हैं, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। मराठी में मोराची चिंचोली, जो पिकॉक का एक गांव है महाराष्ट्र में, पुणे के पास। तो उस गांव का एक समर के दिनों में मैंने अखबार में एक ये देखा था, फोटोग्राफ देखा था कि पानी की वजह से मोर का हुआ अंत। और वो देखने के बाद में मेरे हृदय में एक झंझाहट सी पैदा हुई, और उस एक फोटोग्राफ ने मुझे इंस्पायर किया। इस पिकॉक के फॉर्म को हम लोग उसके बारे में मैंने क्या, उस फॉर्म को मैंने हर एक का अपना एक फॉर्म होता है, तो उस फॉर्म के बारे में मैंने सोचना शुरू किया। और उस सीरीज़ से मुझे उस फॉर्म से वो पिकॉक के फॉर्म से मुझे एक इंस्पायरेशन मिला कि इसको पेंट करना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि पीकॉक ऐसा एक फॉर्म है जो माइथोलॉजिकल उसको ये है, और मानवीय भावनाओं से, पुरुष भावनाओं से पीकॉक मिलता जुलता होता है। उसको उसके जो कलर्स होते हैं वो, उसके बाद में उसका एक अपने आप को अभिव्यक्त करने की जो पद्धत होती है वो, और उसके फीलिंग जो होता है उसका ये होता है, तो उसको दूसरों को रिझाने का जो उसका एक अपना एक निसर्ग ने उससे ये दिया है। और वो एक राष्ट्रीय नेशनल बर्ड भी है। एक जवाहरलाल दर्डा आर्ट गैलरी जो नागपुर में है, उसमें एक कैंप हुआ था, उसमें मैंने जो पीकॉक के ऊपर एक पेंटिंग किया था, वो मेरा पहला कैंप था। और उस कैंप में मैंने जो पेंटिंग किया, मेरे साथ में कैंप में बहुत से दिग्गज कलाकार थे, मनीषा पाटिल, प्रभाकर पाटिल सर, मेरे जो गुरु रहे दोनों भी, और मेरे कुछ सह प्राध्यापक थे जो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में नागपुर में के, जो गफ्फार विकास जोशी, गफ्फार सर और स्वर्गीय रामदास सड़कर, इन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि इस फॉर्म को लेकर अब सर काम करो और इस स्टाइल को। तो उसके मुझे मेरे सीनियर और मेरे साथ के जो कलाकार थे उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और मैंने उस पर निरंतर काम किया। अभी तक मैंने 100-150 जो वो ये है बड़े साइज़ के पेंटिंग पीकॉक पर किए है, और मैं कंटिन्यू छोटे साइज़ में भी पीकॉक का काम करता रहा हूँ। उसमें और एक बात है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है जो नागपुर में, जो महाराष्ट्र मेरे ख्याल से इंडिया की 5th नंबर की संस्था होनी चाहिए। उस संस्था ने जब मेरा काम देखा तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप हम लोग जो भारत के एम्बेसी के जो लोग विजिट देते हैं, या दुनिया में हम लोग, हमारे स्टूडेंट जहाँ भी जाते हैं, उन लोगों को एक राष्ट्रीय बर्ड पीकॉक हम लोग गिफ्ट देने के लिए आप काम करते रहिए। और अभी निरंतर मैं उनके लिए काम करता हूँ। मेरे पीकॉक उन्हें पसंद आते हैं, और वो एक अच्छी मेरी कला को वो अच्छे प्लेटफॉर्म पर हरदम प्रेजेंट करते, लोगों तक पहुंचाने का काम करते। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेरे पीकॉक मैं मेरे अभी के इसमें मैं निरंतर काम करता हूँ पीकॉक के ऊपर, और वो मेरा सारा काम या मेरे सारे जो ये है सब लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत बड़ा एक इंस्पायरेशन, एक प्रकार की प्रेरणा मुझे प्राप्त होती है। जी बिल्कुल। और ये जो है ये एक डेस्टिनी की तरह होता है। कई बार लोग मिलते जाते हैं, नए रास्ते मिलते जाते हैं, नया व्यक्तित्व एक आपके सामने उभर कर आता है। कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे आप प्रभावित होते हैं, या कोई ऐसे घटनाएं घटती हैं जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल कर रख देती हैं। तो ऐसे कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कलाकारों के जीवन में तो खासकर होती ही हैं ये चीज़ें। और दूसरा हम जानना चाहते हैं कि जब आप विद्यार्थी जीवन में थे तो लैंडस्केप आप बहुत किया करते थे, स्टूडेंट्स को भी लेके जाते थे, और दूसरे जब आप शिक्षक जीवन में भी थे तब भी आप लोगों को बाहर दृश्य चित्रण के लिए लेके जाते हैं थे। उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है शिक्षक जीवन का। मेरी विद्यार्थी जीवन से तो आज तक अध्यापन का कार्य शुरू होता तब तक मैंने निरंतर निसर्ग चित्र किया। सैटरडे संडे मैं बच्चों के साथ में निसर्ग चित्रण के लिए जाता था। उससे मैंने एक बात सीखी है कि नेचर से हमें नेचर में काम करने के बाद ऑब्जेक्ट को जो कलर है वो हमारे जब पेपर पे या कैनवास पे आते हैं तो एक वो ऑब्जर्व करने की आदत होती है, और नेचर को एक गौर से देखने का और उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक अच्छा सा एक नज़रिया बन जाता है, एक दृष्टिकोण बन जाता है, एक विजन बन जाता है। और फिर इस एक्टिविटी को मैंने 18 से 20 साल कंटिन्यू किया। बहुत से स्टूडेंट आज भी बोलते हैं कि उस लैंडस्केप एक्टिविटी के लैंडस्केप करने की वजह से हमारे काम में एक अलग सा यह है। बहुत से सब लोगों ने रियलिस्टिक से लिखा था एब्स्ट्रैक्ट तक, फिर उसको जर्नी को कंटिन्यू करते गए। एक मेरा ये रहा। और मैंने जब एडवांस ड्राइंग शुरू किया तो शुरू में मैंने वो बच्चों को एक जो ब्लैक एंड वाइट का काम होता है वो एक 15-20 दिन या महीने भर का एक रियाज कर लेने के बाद एक बार ध्यान में आए कि तुम्हारे मस्तिष्क में जो भी फॉर्म है वो धीरे धीरे हम लोग अगर उसको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, एक सरफेस देते हैं तो वो धीरे धीरे आने लगता है। और फिर वो धीरे धीरे आते वो हमारे पास 1-2-3 ऐसे स्केच करते करते हमारे कैनवास के लिए जो सब्जेक्ट है, कैनवास के लिए जो फॉर्म है वो धीरे धीरे आने लगते हैं। और इसके बाद जब हम लोग कैनवास के सामने जाते हैं तो एक खुलापन, एक जो डर होता है कैनवास के सामने जाने का वो निकल जाता है बैकग्राउंड की रियाज से या फॉर्म को अरेंज करने की, इससे एक बहुत बड़ी सुविधा होती है। दूसरी एक बात देखी मैंने कि बहुत बार
एडवांस ड्राइंग के बारे में बच्चे बोलते हैं कि एडवांस ड्राइंग का करने के या ड्राइंग करने का ये क्या होता है कि को कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इजिप्ट में पिरामिड्स मिलते हैं, जो ये मिलती है, बॉडी मिलती है, तो उसको साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने के लिए जब उसके ऊपर बहुत दिनों तक रिसर्च करते, तो ये बात ध्यान में आती है कि वो व्यक्ति कौन थी, स्त्री पुरुष, उसका ये क्या था, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा था, उसको कौन सी बीमारी थी, या उसका क्या उसको किस प्रांत से, तो ये सारी चीज़ें उसमें वो संशोधित करने से मिलती है। ड्राइंग वैसा ही होता है कि उसमें पूरी पूरी शक्यता, पूरी पॉसिबिलिटी उसमें उस तरह की होती है। और जब हम पेंटिंग करते हैं तो उस जैसे हम लोग हमारे बॉडी के ऊपर स्किन होती है, वह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँच, छठवां स्तर होता है, उस तरह रंगों के लेपन से हमें उस तरह का एक फीलिंग आता है और कैनवास पूरा होते जाता है। ये करने की निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर प्रक्रिया में अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर जाते हैं तो एक अलग प्रकार का सुकून हमें कैनवास के सामने जाते हुए मिलता है। एक निरंतर मैंने एक बात देखी है कि अगर निरंतर स्टूडेंट और आर्टिस्ट काम करता है तो उसके काम में एक निखार आते जाता है। मैं दिन भर काम करने के बाद मेरे स्टूडियो से जब बाहर निकलता हूँ तो मैं किए हुए काम के बारे में जब दिमाग में आता है तो रोज़ थोड़ा काम करने के बाद में उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या रह गया था, तो एक खुद के काम को एक तटस्थ की तरह, तीसरे व्यक्ति की तरह हमें देखने की एक आदत पड़ जाती है और हम हमारे काम को फिर किसी के साथ डिस्कस करते हुए उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमें खुले दिल से एक सहूलत मिल जाती है। बिल्कुल, कला के विषय में चर्चा परिचर्चा तो अवश्य होनी चाहिए। जो छोटे छोटे संस्थान हैं उसमें बिल्कुल लेक्चर्स, अलग अलग जगह के आर्टिस्टों का विज़िट, लेक्चर, प्रेजेंटेशन ये होना चाहिए। और साथ में जब स्टूडेंट्स काम कर रहे हों तो मंथली 2 दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें सब एक स्टूडेंट इकट्ठा हो और अपने अलग अलग काम के विषय में बातचीत करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जब फील्ड में होते हैं तो बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे लोग चीज़ें पूछते हैं, कई सारे लोग जवाब देते हैं, कई लोग नहीं देते हैं। तो ये एक अपनी एक धारणा होती है। परंतु जब कॉलेज में थे तो हमारे यहाँ ऐसा ज़रूर होता था, तो उस चीज़ का हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिला। और दूसरे जो लोग सुनते हैं वीडियोज़, उनसे भी बहुत सारा कुछ उनको बेनिफिट मिलता ही होगा अवश्य इससे। और दूसरी बात सर, हम जानना चाहते हैं कला आपके लिए क्या है, क्योंकि एक शिक्षक के तौर पर आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइए, क्योंकि नए स्टूडेंट लोग ये चीज़ें जानना चाहते हैं। कला के बारे में मेरा ये सोच है कि कला एक ऐसी चीज़ होती है कि सुख दुख का ऐसा मिलन जो हम शब्दों में नहीं बता सकते, और सुख दुख की ऐसी परिसीमा जो क्षितिज से दूर दूर होती जाती है, और जितना हम लोग करीब जाए ऐसा लगता है तो और आगे बढ़ती जाती है, दृष्टि से आगे निकल जाती है। तो इसके लिए निरंतर जो विचार करना, उसको उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना और उसके बाद में उसको पेंट करना या उसको अपनी ढंग से, अपनी तरीके से ये किया है उसको एस्टेब्लिश करना या फिर उसको अभिव्यक्त करना, ये सबसे बड़ी कलाकार की, चित्रकार की शक्ति होती है। निरंतर काम करने के बाद मुझे और एक बात का ये एहसास हुआ कि कला के माध्यम से हम लोग समाज के कई विषय को, कई समस्याओं को, या फिर भगवान ने हमें एक ऐसा व्यासपीठ दिया है, बहुत से लोगों को अपने आप को व्यक्त करने के लिए एक स्पेस, एक अपनी जगह होनी चाहिए होती। जैसे नाटककार उनके रंगमंच पे करता है, कवि शब्दों द्वारा करता है, गायक अपनी गायन से करता है, या फिर कोई भी कलाकार अपनी प्रतिभा जो है, लोगों हर एक को लगता है मुझे व्यक्त होना चाहिए, मुझे किसी को कुछ कहना चाहिए, या मेरे दिल में जो है वो निकालना चाहिए। तो ये व्यक्त होने का एक अच्छा सा माध्यम है और हम भगवान के बहुत शुक्रगुजार या निसर्ग के बहुत शुक्रगुजार है, या उसके प्रति हम लोग एक ये मानते हैं अपना कि उसने हमें चित्रकार के रूप में या चित्रकार के रूप में यहाँ भेजा है। और हमारा काम यह है कि हमें उस भूमिका को, उस रोल को अच्छी तरह निभाना है, ताकि वो देखने के बाद, और बहुत से लोगों का पेंटिंग देखने के बाद एक ये होता है कि इसमें क्या है
तो जैसे जैसा काम देखते जाएंगे वैसा वैसा लोगों का इस कला के प्रति साक्षरता बढ़ेगी, और जैसे जैसे साक्षरता बढ़ेगी वैसा वैसा उनको कला की जान होगी। अपने अपने भारत में या अपने देश में बहुत बार ऐसा होता है कि कला के प्रति लोगों की उतनी आस्था नहीं होती है, फिर बहुत बार लोगों को कला समझानी पड़ती है। अगर वो लैंग्वेज है, जैसे हम लोग किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए तो अलग से प्रयास करने पड़ते हैं, उसका व्याकरण, उसका ग्रामर हमें सीखना पड़ता है। वैसा आर्ट का भी एक ग्रामर होता है, और वो हम लोग निरंतर देखने के बाद या ऐसा विजन बनने के बाद हमारा ग्रामर अगर पक्का हो जाता है तो हमें वो उस आर्ट को हमें आपको अपने आप ही लोगों को एक समझ आ जाएंगे। हम लोग बड़े शहरों में देखते हैं रोज़ हर हफ्ते में एक बार लोग गैलरी आते हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी कला के प्रति हमारे यहाँ म्यूज़ियम या इसमें बच्चों को जाने की सहूलत प्राप्त होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, और हर गांव में एक एक म्यूज़ियम होना चाहिए, ताकि बच्चों को कला के प्रति एक अपना एक सौंदर्य दृष्टि प्राप्त हो सके। बिल्कुल, देखना, सुनना, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है व जानने को मिलता है। अच्छा सर, हम अब जानना चाहते हैं, ये अंतिम प्रश्न है कि जो नए विद्यार्थी हैं, नए स्टूडेंट जो पास आउट होकर बाहर निकले हैं या पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? अभी जो हाल में पास आउट होकर जो स्टूडेंट बाहर गिरे, उन्हें मैं इतना ही कह सकता हूँ, सच में तो मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। निरंतर कला अध्ययन और अध्यापन दोनों निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ नए बच्चे को, सीरियसली अगर आप उनके बारे में अगर कृतज्ञता व्यक्त करें जो निसर्ग ने हमें दिया है, निसर्ग के बारे में, निसर्ग ने हमें जो शरीर दिया है, अच्छी आँखें, अच्छा मन, अच्छे हाथ, अच्छा दिमाग, उसका सही तरह से इस्तेमाल करें। साथ में हमारे जो जिन लोगों ने हमें कुछ, हर एक से हमें कुछ सीखना होता है, तो उस जिन से हम लोग सीखते हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे बड़े हैं, या जिन लोगों कोई एग्जीबिशंस हो तो जी उससे भी कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत सी बातें सीख सकते हैं। तो शायद मेरा कहना बहुत लोगों को पता नहीं कि कैसा लगेगा, लेकिन एक बात है कि हम लोग जितनी भी हमारे जीवन में जो चीज़ दिखते हैं उसको हम लोग कृतज्ञ व्यक्त करें, और निरंतर सीखने की कोशिश करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है हमें पता नहीं होती, और बहुत से लोग होते हैं। तो उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि पढ़ना चाहिए, अच्छा लिटरेचर, अच्छे चित्र, अच्छी शॉर्ट मूवीज, अच्छे आर्टिकल, अच्छे आर्टिस्ट की पेंटिंग्स, या आप निरंतर देखते रहो। हर एक से कुछ ना कुछ सीखना होता है। एक लाइन भी आपने सीख ली उसमें से, तो हमारे काम में निरंतर एक बढ़ोतरी आता है, निखार आने लगता है। और ये सारी चीज़ें न्यू जनरेशन का अभी कोविड के पीरियड में बहुत से स्टूडेंट का एजुकेशन 2-2.5 साल ऑनलाइन हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम लोग इस चीज़ को याद करें कि हम लोगों ने क्या मिस किया है, तो उस चीज़ को फिर से दोबारा हासिल करने की अगर हम कोशिश करें तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं। या ऐसा जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है। बिल्कुल सर, ये सारी बातें उन विद्यार्थियों को, नए स्टूडेंट्स को ज़रूर काम आएंगी, क्योंकि ये सभी अनुभव जो हैं वो सभी सीनियर आर्टिस्ट व्यक्त करते हैं, और उन अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरी बात, जैसे कि आपने कोविड के उन विद्यार्थियों के विषय में कहा, तो मैं उनके लिए एक कोर्स मैंने अभी फ्रांस यूनिवर्सिटी के लिए डिज़ाइन किया था। तो अब वो चीज़ मैं यहाँ इंडिया में ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूँ। जो 2-3 साल जो गैप हुआ है वो विद्यार्थी भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। और जिस तरह से आप लोग इस चैनल को प्यार दे रहे हैं, अपना प्यार और बरकरार रखें, बनाए रखें। तो इसी के साथ हम सर से आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सारा समय देकर मन लगाकर इस बातचीत को सुना। अंत में गोविंद विश्वास जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उसी के साथ में इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। मित्रों, कमेंट भी ज़रूर करें, और कमेंट के ज़रिए आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कुछ भी बातचीत करनी हो, आपको कुछ आपके मन में शंका हो, तो आप ज़रूर
ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगले आर्टिस्ट से या सर से ही उसका समाधान देने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो नए लोग हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, जो आर्ट में रुचि रखते हैं, नहीं भी रखते हैं, उनको भी ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इन सब शेयर से ही ये चीज़ें आम लोगों तक पहुँचेंगी, जो कला के प्रति एक रुचि जागेगी। और ये हमारी एक मुहिम है कि धीरे धीरे सारे लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचाना, और ये अवश्य हम इसमें सफल होंगे और ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तो इसी के साथ हम आप सभी से आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।